दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार, वापस ले लिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के लाखों कार्यकर्ताओं की मांग थी कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूं। देश भर से कई लोगों के फोन भी आए। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपना अध्यक्ष पद वापस ले रहा हूं। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अब अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बाद अब किसान आंदोलन के मिल रहे बड़े संकेत। ये आपको बता दें कि हरियाणा के पहलवानों द्वारा दिल्ली में किए जा रहे आंदोलन से प्रदेश की राजनीति पूरे तरीके से उफान पर है। इधर जंतर मंतर पर बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। पिटाई, चोट, नारेबाजी, शोर हंगामे की खबरों के बीच अब इस प्रोटेस्ट में खापों की एंट्री हो रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पहलवानों का ये प्रोटेस्ट और बड़ा रूप ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही खाप की तरफ से कहा जा रहा था कि पहलवानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बंद का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाली तारीख 7 मई रविवार के दिन शायद कुछ बड़ा होने की ओर संकेत मिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के अपने वादे से कांग्रेस पार्टी ने मारा यू टर्न। अब कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने किया बड़ा ऐलान। यह आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में पीएफआई और बजरंग दल को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान सामने आया। वीरप्पा मोइली ने कहा कि अगर बजरंग दल नियमों के मुताबिक काम करे और सही आचरण रखे तो उस पर प्रतिबंध का कोई भी सवाल नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में संगठन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी उस पर निशाना साध रही है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस संदर्भ को कांग्रेस पार्टी द्वारा बजरंग दल को किसी भी तरीके की नोटिस और चेतावनी जारी करने के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि पार्टी कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर बजरंग दल को प्रतिबंधित करने जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर यू टर्न मारती दिख रही है। बजरंग दल पर कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीके शिव कुमार से पूछा तीखा सवाल। कहा मिसेज वाड्रा को नमाज पढ़ते देखा है, क्या वे मंदिर बनाने देंगी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने जनता से बड़ा वादा किया है कि यदि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सत्ता में आई तो राज्य में भगवान हनुमान के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार को पहले अपनी पार्टी के साथ में अपने इस वादे पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान श्रीमती वाड्रा को अमेठी में नमाज अदा करते हुए देखा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता को राज्य में इस तरीके के वादे नहीं करने चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं जीत रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं डीके शिव कुमार को विनम्रता पूर्वक बताना चाहती हूं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, इसीलिए बेहतर होगा कि वो मंदिर का झूठा वादा ना करें। भगवान हनुमान मंदिरों के निर्माण के शिव कुमार के वादे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये कहने से पहले क्या डीके शिव कुमार ने श्रीमती वाड्रा से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अमेठी में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने श्रीमती वाड्रा को सड़क पर नमाज अदा करते देखा था। स्मृति ईरानी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जो इस्लाम में विश्वास करते हैं वे मूर्ति पूजा नहीं कर सकते या फिर मंदिर नहीं बनवा सकते। इसीलिए अगर उनके नेता मूर्ति पूजा और मंदिर के खिलाफ हैं तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं। डीके शिव कुमार ने गुरुवार को मैसूर के अपने दौरे के दौरान वादा किया था कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो पूरे राज्य में भगवान हनुमान के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा और मौजूदा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस चुनावी वादे को घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करने से हुए नुकसान के डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा बीजेपी को 60 सीटें और कांग्रेस को मिलेंगी 140 से ज्यादा सीटें। ये आपको बता दें कि क्या कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी, क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इन सभी सवालों के बीच कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। डीके शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को 140 से अधिक सीटें मिलेंगी और बीजेपी 60 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली विवाद के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेल दिया बड़ा दांव। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली विवाद के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजरंगबली और बजरंग दल को समान बताना गलत है। मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनवाए हैं। मेरा नारा है जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में आगे कहा कि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, क्या कर्नाटक के मुद्दे आने वाले चुनावों का एजेंडा कर रहे तय, सर्वे में हैरान कर रहे आंकड़े। ये आपको बता दें कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की जनता की नजर बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत और भी मुद्दों पर है। लेकिन राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान ने कई सियासी मुद्दे खड़े कर दिए हैं जिन पर सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। सियासी मुद्दे खासे गरमाए हुए भी हैं। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और फिल्म द केरला स्टोरी के मुद्दे भी काफी चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। क्या कर्नाटक के मुद्दे आने वाले चुनावों का एजेंडा तय कर रहे हैं? इस सवाल और कर्नाटक चुनाव से जुड़े अन्य सवालों के साथ में जनता के बीच में जाकर ऑल इंडिया सर्वे किया गया है। यह सर्वे एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है। आपको बता दें कि सर्वे में सबसे ज्यादा 55% लोगों ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एजेंडा तय कर रहे हैं। केवल 15% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। बता दें कि कर्नाटक के बाद इस साल 5 और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने की मांग की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में करीब साल भर का वक्त बाकी है। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी दोबारा सत्ता पाने के लिए अपनी जी जान से जुटी है। अगली बड़ी खबर, क्या बीजेपी चुनावों में जीत के लिए पूरे तरीके से पीएम मोदी पर निर्भर है? सर्वे के आंकड़ों ने दी गवाही। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से प्रचार चल रहा है। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी कुर्सी पर बरकरार रहने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर विपक्षी दलों की ओर से जोरदार बयानबाजी भी की गई। हालांकि पीएम मोदी ने भी इन बयानों पर खूब पलटवार किया। ऐसे चुनावी माहौल में जनता की नब्ज टटोलने के लिए सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए ये ऑल इंडिया सर्वे किया है। इस सर्वे में सवाल किया गया कि क्या लगता है कि बीजेपी चुनावों में जीत के लिए पूरे तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर निर्भर है? इस सवाल के बेहद चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से 61% लोगों का मानना है कि बीजेपी चुनावों में जीत के लिए पूरे तरीके से पीएम मोदी पर निर्भर है, जबकि 21% लोगों को ऐसा नहीं लगता और उन्होंने ना में उत्तर दिया है। वहीं 18% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने पता नहीं कहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी पूरे तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर निर्भर है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, जय बजरंगबली नारे पर हो रही राजनीति। कांग्रेस नेता रहमान खान के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। बोले लोग नाम से भी हो रहे भयभीत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्र अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान खान ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि वो मतदान करते समय जय बजरंगबली नारा लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो ये बात कह रहे हैं तो ये सही नहीं है। जय बजरंगबली नारे से अल्पसंख्यकों में डर का माहौल बनेगा। आपको बता दें कि अब राजधानी दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता के रहमान खान के जय बजरंगबली नारे से आपत्ति जताने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बजरंगबली के नाम से तो भय दूर भागता है, अब कौन लोग उनके नाम से भयभीत हो रहे हैं ये सभी लोग बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस तरीके की बात करने वाले लोग केवल गुमराह करने का काम करते हैं। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन से कुछ भी करा देते हैं और पार्टी को पता भी नहीं लगने देते। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त में केवल दुख और दर्द दिया है। केजरीवाल पहले भी जो बोलना था बोल चुके हैं। उनके लिए अटल जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं, बोलने के लिए बुद्धि और चुप रहने के लिए विवेक की जरूरत होती है।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में स्मृति ईरानी ने पढ़ी हनुमान चालीसा, कहा धर्म के आधार पर किसी को नहीं मिलेगा आरक्षण। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रहमान खान ने अल्पसंख्यकों का आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री रहमान खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया है। स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पर कुछ दिनों से नहीं बल्कि जब से वो प्रधान सेवक बने हैं तब से उन पर हमले हो रहे हैं। रहमान खान के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि रहमान खान ये वो व्यक्ति हैं जिसने कहा था कि सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए ताकि लिंगायत मुख्यमंत्री को हराया जा सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये रहमान खान नहीं बोल रहे, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की यही सोच है। उन्होंने कहा कि देश को यह देखना चाहिए कि गांधी खानदान के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि रहमान खान गांधी खानदान के इशारे पर यह बात बोल रहे हैं। रहमान खान के आरक्षण बढ़ाने वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि यह किसके इशारे पर बोला जा रहा है, क्या यह श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी या फिर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण बढ़ा देंगे। वैसे संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया नहीं जा सकता। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा, कहा एफआईआर के बाद हो गिरफ्तारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने शुक्रवार को दोपहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ ही दूरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने राजमहल के लिए किया है। केजरीवाल ने अपने घर को बनाने के लिए नक्शा भी पास नहीं करवाया, घर के पास बने पुराने पेड़ों को भी काट दिया गया और सरकारी कोठियों को खाली करवा लिया गया। अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केजरीवाल ने दुनिया के अंदर झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा व्यक्ति गांधी की समाधि पर आता है, इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती है। दिल्ली की जनता केजरीवाल को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के घरों का घेराव करेगी, अलग अलग विधानसभाओं और घर घर तक केजरीवाल के घोटालों को पहुंचाएगी। अगली बड़ी खबर, अंदर और बाहर से कैसा दिखता है केजरीवाल का बंगला, बीजेपी ले आई तस्वीरें, 45 करोड़ रुपए खर्च का किया दावा। यहां आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी बंगले को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। भाजपा नेता बीते सोमवार से ही केजरीवाल के बंगले के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। भाजपा का दावा है कि केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें करोड़ों रुपए के कालीन, पर्दों और मार्बल से लेकर टीवी तक लगाए गए हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो अपने बंगले के दरवाजे आम जनता के लिए खोलें ताकि लोग उनकी शाही जिंदगी को देख सकें, भले ही इसके लिए टिकट लगा दिए जाएं। दिल्ली भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल के कथित आलीशान बंगले की कुछ फोटो भी जारी किए हैं। इन तस्वीरों में बंगले के अंदर और बाहर आधुनिक सुख सुविधाओं की झलक साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने बीते मंगलवार को दावा किया था कि अपने सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। बिदूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर 15 लाख रुपए तक खर्च करने के हकदार थे, लेकिन उसके बदले में उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उन्होंने कहा कि जब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल नहीं पहुंच जाते तब तक भाजपा के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले मेरे खिलाफ एक पैसे का भ्रष्टाचार मिले तो मुझे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दें। ये आपको बता दें कि पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चुनौती दी कि अगर उनके खिलाफ एक पैसे का भी भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वो उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दें। लुधियाना में 80 आम आदमी पार्टी क्लिनिक समर्पित करने के बाद कार्यक्रम में अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा रखी हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि वो चोर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीबीआई, ईडी, आयकर और पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया है। क्योंकि केवल एक ही उद्देश्य है, जो किसी भी तरीके से यह साबित करना है कि केजरीवाल चोर है और यह साबित करना है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी को बताना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस पूरी दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का भ्रष्टाचार पाएंगे मुझे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दें, लेकिन ये रोज रोज की नौटंकी और तमाशा बंद कर दें।
अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला। बोली ईडी और सीबीआई जैसी केंद्र एजेंसियां भाजपा को नहीं दिला पाएंगी वोट। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर एक बार फिर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र एजेंसियों के भरोसे चुनाव जीतने के सपने देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्र एजेंसियां भगवा पार्टी को अगले साल होने वाले आम चुनाव में वोट हासिल करने में मदद नहीं करेंगी। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने देश के सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मिलकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एक साथ हो जाएंगे तो भाजपा की हार पक्की है। भाजपा सीबीआई और ईडी जैसी केंद्र एजेंसियों के सहारे अगले साल होने वाले चुनाव में नहीं जीत पाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में बड़ी रैली की तैयारी में नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भेजा गया न्योता। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को धार देने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी रैली की तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी नेताओं की ये रैली कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में होगी। इस कड़ी में उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी साधना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश ठाकुर नीतीश कुमार के संदेशवाहक के रूप में मुंबई पहुंचे। उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की। नीतीश कुमार कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी महागठबंधन को तैयार करने के लिए पटना में बड़ी रैली करना चाहते हैं। देवेश ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को रैली में आने का न्योता दिया है। सूत्रों ने बताया कि दोनों ने रैली में शामिल होने की सहमति दे दी है। अगली बड़ी खबर, अपनी जिद पर अड़े पहलवान, कहा धरना रहेगा जारी, न्याय नहीं मिला तो लौटा देंगे पदक। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों को धरना देते हुए लगभग 13 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। 3 मई की देर रात प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच में नोकझोंक के बाद पहलवानों ने यह तक कह दिया था कि अगर अब उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे पदक भी लौटा देंगे। दरअसल खिलाड़ियों ने WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब आर पार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो अपने पदक भी लौटा देंगे। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण सिंह को अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी पर भरोसा, सुप्रीम कोर्ट को कहा धन्यवाद। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा की। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और भगवान को धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने गोंडा स्थित अपने आवास पर अनुष्ठान किया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ में अयोध्या गए। हनुमानगढ़ी मंदिर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और मेरे खिलाफ कार्रवाई बंद करने के लिए मैं अदालत को धन्यवाद देता हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं भगवान हनुमान का भक्त हूं। जब भी मैं मुसीबत में पड़ता हूं भगवान हनुमान मेरी रक्षा करते हैं और मेरे रक्षक बन जाते हैं। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई चलाने से इनकार कर दिया। साथ ही पहलवानों को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, 600 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे के बीच लिया गया फैसला। ये आपको बता दें कि दरअसल बिलावल भुट्टो पिछले 12 सालों में हिंदुस्तान का दौरा करने वाले वो पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं। इसके अलावा SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत दौरे पर हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने कहा कि वो 600 भारतीय मछुआरों को गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ेगा। पाकिस्तान ने दावा किया है कि मछुआरों ने समुद्री सीमा का उल्लंघन किया है। इसको लेकर इन लोगों को कैद में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 600 में से 200 मछुआरों को 12 मई को छोड़ा जाएगा। बचे हुए 400 मछुआरों को 14 मई को रिहा किया जाएगा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब बिलावल भुट्टो गोवा के बेनोलिम में SCO की विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शुक्रवार को शामिल हुए। ऐसे में इसे सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, लगभग 2 करोड़ लोगों की जान लेने वाला कोरोना हो गया खत्म। WHO ने किया बड़ा ऐलान, अब कोविड-19 नहीं है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। ये आपको बता दें कि करीब 4 साल तक दुनिया को परेशान करने वाले कोरोना को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के दायरे से हटा दिया है। WHO ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड अब पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया है कि फिर भी अभी भी लोगों को सतर्क रहना होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।